गंज नाम का गांव था, जहां पर हर्ष अपनी पत्नी सुरेखा के साथ रहा करता था। हर्ष गांव में बर्तन बेचने का काम किया करता था। हर दिन वो एक गांव से दूसरे गांव में बर्तन बेचने जाता था। एक दिन जब वो बर्तन बेचने के लिए बर्तन की टोकरी अपने सिर पर रख ही रहा था, तभी उसकी पत्नी सुरेखा उससे कहती है, आप बर्तन बेचना छोड़ क्यों नहीं देते? आखिर आजकल आपके बर्तन खरीद कौन रहा है? खरीद तो कोई नहीं रहा है सुरेखा, मगर बर्तन मेरे बाप दादा सदियों से बेचते आ रहे हैं और मुझे बर्तन, थाली, गिलास बनाने के सिवा कुछ और नहीं आता। मगर हम भूखे भी तो नहीं रह सकते ना पतिदेव। आज मुझे जाने दो, अगर आज कमाई नहीं हुई तो मैं सारे बर्तन पानी में फेंक दूंगा और कहीं और काम कर लूंगा। जब वे बात कर ही रहे थे, तभी एक आदमी उनके घर के बाहर आकर हर्ष को आवाज लगाता है, हर्ष भैया, ओ हर्ष भैया। हर्ष बाहर जाता है। अरे क्या हो गया, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? प्रधान जी ने हम सारे गांव वालों को इकट्ठा होने के लिए कहा है। क्यों, कोई आफत आ पड़ी है क्या? भाई वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा ना। जाओ जल्दी, गांव के बड़े पेड़ के नीचे सारे गांव वालों की बैठक लगी है। ठीक है, अभी जाता हूँ। हर्ष घर में जाता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या कह रहा था वो आदमी? चलो, आज बर्तन नहीं बेच पाऊंगा। प्रधान जी ने जल्दी से जल्दी एक बैठक में बुलाया है, हमें वहाँ जाना होगा। हर्ष सुरेखा को लेकर प्रधान जी की बैठक में जाता है और देखता है कि प्रधान के साथ साथ गांव की जमींदारनी भी खड़ी है। ये जमींदारनी यहाँ क्या कर रही है? पहले तो ऐसे गांव के मसलों में कभी नहीं देखा मैंने। जाने दो, देखते हैं आखिर प्रधान ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। गांव वालों, गांव में एक बड़ी आफत आ पड़ी है। सरकार हमारे गांव की सारी जमीन एक विदेशी कंपनी को बेच रही है। क्या? मगर सरकार हमारे घर और जमीन को विदेशी कंपनी को कैसे बेच सकती है? हमारे पास हमारे घर और जमीन के कागज हैं। यही कारण है कि तुम अनपढ़ हो। ये भी नहीं पता कि सरकार ऐसा कर सकती है। सरकार अपनी जमीन देकर आपको कोई छोटा मोटा घर दे देगी, और क्या। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बाप दादाओं के जमाने से हमारे पास हमारी खेती है, ऐसे कैसे सरकार उसे बेच सकती है? सब लोग धैर्य रखिए। मैं जानता हूँ कि आप सब परेशान हो रहे हैं, मगर हमारे पास भी कोई चारा नहीं है। अगर हमें इस जाल से निकलना है तो हमें जमींदारनी जी की बात माननी पड़ेगी। मेरे पास एक उपाय है। आप सब अपनी जमीन और खेतों को मेरे नाम कर दीजिए, जिससे पूरा गांव मेरे नाम हो जाएगा। और जब सरकार ये जमीन बेचने आएगी तो मैं ये मामला उच्च न्यायालय में ले जाऊंगी और हो सके तो सर्वोच्च न्यायालय में भी ले जाऊंगी। मगर मैं आपके घरों को किसी विदेशी कंपनी को छूने भी नहीं दूंगी, ये मेरा आश्वासन है। मगर क्या ये करना सही है? क्या पता जमींदारनी हमारे घर वापस ही ना दे। ठीक है, मत दो और मुझे जाने दो। तुम्हारी बाप दादाओं की जमीन सरकार को चली जाए। गांव वालों, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें जैसा जमींदारनी कहती है वैसा ही करना होगा। सारा गांव ये बात मान लेता है और अपने अपने घर से अपनी जमीनों के कागज लाकर गुल्लू को देने लगता है। गुल्लू सारे जमीन के कागज लेकर जमींदारनी को दे देता है और कहता है, जमींदारनी जी, क्या खेल खेला है आपने? एक ही बार में सारे गांव वालों की जमीन हड़प ली। मानना पड़ेगा आपको। ये गांव वाले कितने बेवकूफ है ना। इनका प्रधान भी मेरे झांसे में फंस गया। कुछ दिन बीत जाते हैं और सारे गांव वाले देखते हैं कि सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं आई। तभी प्रधान जी एक बार फिर से गांव वालों को बैठक में बुलाते हैं। प्रधान जी, आपके कहने पर हमने सारे घर जमीन उस जमींदारनी के नाम कर दिए, मगर अभी तक कोई भी सूचना सरकार की तरफ से नहीं आई है। यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ, मगर अभी तक जमींदारनी जी बैठक में नहीं आई। जब वो बात कर ही रहे थे, तभी जमींदारनी जी उनकी बैठक में आ जाती हैं और उनसे कहती हैं, चलो सब मेरे घर को खाली कर दो। ये पूरा गांव अब मेरे नाम पर है। अगर खाली नहीं किया तो पुलिस को बुला लूंगी। सारे कागज मेरे पास हैं। ये आप क्या कह रही हैं जमींदारनी जी? ओए प्रधान, घर खाली करो तुम भी।
मगर हम जाएंगे कहाँ? कहीं पर भी जाओ, मुझे क्या, मगर सबके घर खाली कर दो, नहीं तो घर में रहने के लिए किराया देना शुरू कर दो। 3 दिन है तुम गांव वालों के पास, सिर्फ 3 दिन। चल गुल्लू। जमींदारनी वहाँ से चली जाती है और गांव वाले परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास अब बस ये बर्तन बचे हैं, इनमें भी सिर्फ थालियां ही हैं। आज जाकर इन्हें बेचकर जितने पैसे बनेंगे, फिर घर छोड़कर हम बाहर रास्ते पर रहेंगे। हर्ष बर्तन को सिर पर रखकर उन सभी थालियों को बेचने चला जाता है, मगर कोई भी उससे बर्तन नहीं खरीदता, जिसकी वजह से वो निराश होकर जंगल के रास्ते से घर की ओर आ रहा होता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है। क्यों होते हो परेशान? क्या ये वक्त परेशानी का है? क्यों रोते हो उसके लिए जो तुम्हारा कभी था ही नहीं? क्या ले जाओगे अपने साथ जब तुम दुनिया छोड़ जाओगे? जी आप? मैं हूँ बुढ़िया, जादू कर दूंगी, बर्तन के बनाऊंगी घर। बोलो, क्या है तुम्हारी टोकरी में? मेरी टोकरी में सिर्फ बर्तन के नाम पर थालियां ही हैं। थाली ना आसमान में होंगी, ना होंगी जमीन पर। लहराते उठेंगे घर तुम्हारे सबके सब इस थाली पर। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हड़प्पा नाचो। आप ठीक तो है ना? बुढ़िया हर्ष को जादुई छड़ी देती है और कहती है, जा गांव में लोगों को ये थाली दे और इस पर ये छड़ी घुमा। ये थाली घर में बदल जाएगी और जहाँ चाहोगे वहाँ चली जाएगी। चल, अब मैं चलती हूँ। बुढ़िया अचानक से उसके सामने से गायब हो जाती है। हर्ष अपने गांव पहुँचता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। वो अपने बर्तन की टोकरी में से एक थाली निकालता है, उसे जमीन पर रखता है और छड़ी उसके ऊपर घुमाता है। जैसे ही वो छड़ी को थाली के ऊपर घुमाता है, वैसे ही उस थाली पर घर बन जाता है। सच में घर इस थाली पर बन गया, वैसे ही जैसे उस जादूगर बुढ़िया ने कहा था। हर्ष प्रधान को जाकर सारी बातें बताता है और हर्ष सारे गांव वालों के लिए थाली पर घर बनाकर दे देता है। ये सब देखकर जमींदारनी प्रधान और उसकी बैठक के सामने आकर कहती है, मैंने कहा था ना कि अपने घर खाली कर दो, मगर घर खाली करने के बजाय तुम थालियों पर घर बना रहे हो। अब बस बहुत हो गया। क्या? नहीं तो तुम क्या करोगी? उच्च न्यायालय में जाओगी?